तो हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी लोगों का जीके जीएस फैकल्टी फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन हंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। जानेंगे कि किस तरह से आपका जो हमारे 4 वेद हैं ये किस तरह से लिखे गए, किनके द्वारा लिखे गए और ये कब कब लिखे गए थे, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि वैदिक एज को वैदिक एज ही क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये वैदिक एज को वैदिक एज क्यों बोला जाता है। तो बात दरअसल ये है कि जो जितने भी वेद हैं हमारे, ठीक है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद है। वो चारों वेद की जो कंपाइल हुआ था, लिखा गया था, वो आपका इस एज में लिखा गया था। ठीक है, इस पीरियड में लिखा गया था, इसलिए इस पीरियड को हम लोग वैदिक एज बोलते हैं। अब बात आती है कि ये कौन से पीरियड थे, इसे कब था। तो ये 1500 से लेके 600 बीसी, यानी कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में आपका वेद, जितने भी वेद थे उसके लिखे गए थे। इसे लिखने वाले जो थे वो आर्यंस थे। ठीक है, आर्यंस थे ये लिखने वाले थे। इस समय के जो लोग थे ये खुद को आर्यंस बोलते थे। ठीक है, आर्यंस का मतलब हो जाता है कि जिसको कि बहुत सारे नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज है, या फिर आप बोल सकते हो कि हाई बर्थ। ठीक है, इसको कि बोल सकते हो हाई बर्थ, यानी कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले लोग को आर्यंस बोला जाता था। तो बात यह है कि जितने भी हम लोग वेद पढ़ते हैं ये आर्यंस लिखे थे। तो हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि आईवीसी की कब से कब हुई थी, टाइम पीरियड देखा था हम लोगों ने। तो डिक्लाइनेशन जो हुआ था, आईवीसी जो खत्म हुआ था, ये 700 बीसी के अप्रोक्सीमेट ये खत्म हो चुका था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ से, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में। अब हम लोग ये टाइम पीरियड देख रहे हैं वैदिक एज का। ये था आपका किसका था, आईवीसी का डिक्लाइनिंग पीरियड था। आईवीसी आपका 1750 ईस्वी में लगभग ईसा पूर्व में खत्म होने की कगार पे आ गई थी, खत्म के ही माना गया है। तो ये जो आप पीरियड देख रहे हो 1750, ठीक है, यहाँ 50 होगा, 1750 से लेकर के ये आपका 1500 से लेकर के जो ये पीरियड है, ठीक है, आपका 250 साल जिसको आप बोल सकते हो, ये क्या था, ये एक ट्रांजिशन फेज था। यानी कि इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और फिर ये आपका जो एज हुआ, ये हम लोग को जो पढ़ते हैं इसमें 1500 से 600 बीसी के पढ़ते हैं। सिंपल जानिए, ये 1750 से लेकर 1500 के बीच में ट्रांजिशन फेज था जिसमें कि बहुत सारा चेंजेस हुआ। तो वैदिक एज के बारे में आप लोगों ने जाना कि वैदिक एज क्या है, हमें वैदिक एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे वेद लिखे गए थे, इसलिए हम लोग इसे वैदिक एज बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1500 से लेकर के आपका 600 ईसा पूर्व यानी कि बीसी को आपका वैदिक एज होता है। इसे लिखने वाले व्यक्ति जो थे, जो लिखे थे, इन लोगों को वेद को कंपोज किया गया था, वो आर्यंस के द्वारा किया गया था। और आर्यंस का मतलब होता है क्या, कि इसको कि सुप्रीम नॉलेज है, या फिर आप बोल सकते हो हाई बर्थ, उच्च कुल में जन्म लेने वाले को हम लोग आर्यंस बोलते थे। अब जो आर्यंस थे वो आर्यंस आए थे आपका सेंट्रल एशिया से। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड का मैप हुआ और ये आपका सेंट्रल एशिया का, ये आपका सेंट्रल एशिया का है पार्ट। ठीक है, हाँ, ये आपका सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया और ये आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से ही आए थे। अगर अभी हम लोग बोले कि प्रेजेंटली में आपका सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सा कंट्री है, तो ये आपका कजाकिस्तान, कर्जिकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये आपका भी 5 कंट्रीज, आपका टोटल 5 कंट्रीज सेंट्रल एशिया के अंदर अभी आता है। ठीक है, तो हमें कहा था, हाँ, आर्यंस। तो आर्यंस कहाँ से आए थे, आपके सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया, देखिए ये सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया। और आर्यंस जो आए थे आपका सेंट्रल एशिया से, ये इस एरिया में आए थे। आर्यंस आए थे आपका सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान के रास्ते खैबर पास को पास करते हुए आपका पंजाब वाले एरिया में। ये देखिए, ये रहा आपका अफगानिस्तान। तो ये लोग किधर से आए थे, ये लोग सेंट्रल एशिया, जो कि आपको मैंने दिखाया, देखिए ये वर्ल्ड मैप, ये रहा वर्ल्ड मैप, इसमें रहा आपका ये सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के रास्ते, ठीक है, इधर से अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ खैबर पास पड़ता है, उसको पास करने के बाद ये आपका इस पंजाब वाले, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आए थे, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये रहा अफगानिस्तान का मैप और ये रहा खैबर पास। ये लोग खैबर पास को करते हुए आपका इधर से पाकिस्तान होते हुए ये जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे पहले आए थे। आर्यन सबसे पहले कहाँ आए थे, याद रखिएगा कि आपका पंजाब और हरियाणा वाले रास्ते में। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो यही है आपका वेद का जो हम लोग को कंपाइल हुआ था। ठीक है, तो ये इसी एरिया में कंपाइल हुआ था, याद रखिएगा। ये कौन सा एरिया है, ये सप्त सिंधु वाला एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नदियां का संगम है, यहाँ पे
7 रिवर्स जो हम लोग बोलते थे, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पढ़े थे कि यही एरिया था जहाँ की आपका जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। ये 7 सिंधु का एरिया था, सप्त सिंधु, और जिसमें कि अभी आपका आता है इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलज, ठीक है, सरस्वती, ये सब जो रिवर है ये आपका सप्त सिंधु वाला एरिया हो गया। और ये देखिए ये सरस्वती डॉटेड लाइन से, ये सरस्वती रिवर का डिनोट किया गया यहाँ पे, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। अब देखिए बात ये आती है कि ये लोग तो आए थे आपका किधर से, मैंने बताया कि ये लोग आपका सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान को क्रॉस करके खैबर पास के थ्रू होते हुए ये आपका पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में आए थे। तो ये लोग ने यहाँ पे ही अपना वेद जो हम लोग पढ़ते हैं, ये लोग वेद का कंपाइल यहीं पे हुआ था। इसमें वेद में जो सबसे पहला वेद लिखा गया था वो लिखा गया था ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपका जिक्र किया गया, ये तो 7 नदी के बारे में जिक्र किया गया, और आपका अप्रोक्स 3 बार आपका यमुना नदी, ये जो यमुना नदी आप देख रहे हो ये यमुना नदी का, और 1 बार आपका गंगा नदी के बारे में भी जिक्र किया गया। इससे हम लोग ये पता चलता है कि ये लोग इसी एरिया में सीमित थे, ये गंगा नदी के बाद क्रॉस नहीं किए थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक माउंटेन का रेंज है जो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए विंध्यास रेंज जो है आपका, विंध्या माउंटेन का ये जो रेंज है, ये इसका भी जिक्र हम लोगों को ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ये हम लोग को पूरा ये बताता है कि जो आर्यंस आए थे ये आपका अफगानिस्तान के रास्ते इधर से आए थे, और ये आपका पंजाब और जो ये एरिया था हरियाणा, ये इसी एरिया में ये लोग अपना रह करके वेद को कंपाइल किए थे, ठीक है। और कौन सा वेद, वो ऋग्वेद को सबसे पहले कंपाइल किया गया था, सबसे पहले लिखा गया, तो वो इसी रीजन में लिखा गया था। वो लोग ना इस एरिया में कभी बढ़े थे, ना वो लोग कभी साउथ के तरफ आए थे, ये हम लोगों को ऋग्वेद में पता चलता। बाद में वो लोग ट्रेवल किए, वो तो अलग बात है, लेकिन जो ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था वो इसी एरिया में हुआ था, सप्त सिंधु वाले एरिया में। तो अब हम लोग को ये तो जान गया कि आर्यंस कहाँ से आए थे। मेनली जो आए थे ये आर्यंस, ये कोई अटैक करने नहीं आए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल एशिया से इंडिया को लूटने के लिए, अटैक करने के लिए आए थे। इनका एक्चुअल में मास आपको माइग्रेशन जिसको बोल सकते हैं कि एक बड़े तादाद में ये लोग माइग्रेट किए थे, सेंट्रल एशिया से आपका इंडिया की तरफ आए थे। क्योंकि ये लोग सेंट्रल एशिया के इंडिया की तरफ आए थे, साथ ही साथ इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत हुआ करती थी, ये लोग संस्कृत बोला करते थे, और इनका एम था कि हम लोग इंडिया में यानी कि सप्त सिंधु वाले एरिया में जाएंगे और संस्कृत को सब लोगों को सिखाएंगे। जिसके वजह से ये भी हुआ था कि संस्कृत सिखाने के लिए ये लोग आए, यहाँ पे धीरे धीरे संस्कृत को डेवलप किया गया। और यहाँ के जो कम्युनिटी हुआ करते थे वो लोगों संस्कृत सिखाने के दौरान वो लोग नहीं सीखना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आपको ही मैं बोलूँ कि आप ईरानियन भाषा सीखोगे तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यह भी बोलूँ कि इंग्लिश सीखना चाहोगे तो आप बोलोगे हाँ इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका यूज़ है, आपको लगता है कि उसका आपको नीड है तो आप सीखना चाहोगे। उसी तरह जो आपका आर्यंस आए थे तो वो इनमें संस्कृत सिखा रहे थे, तो ये लोग सीखना नहीं चाह रहे थे। इनको लगा कि क्या करेंगे हम संस्कृत सीख करके, हमारा तो कोई काम ही नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है, आपको आगे मैं बताऊंगा कि 10 राजा यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के किंग थे, इन्होंने मिलकर सोचा कि आर्यन को हम लोग लड़ाई करके आर्यन को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आर्यंस लोग जीत गए और यहाँ पे रह करके संस्कृत को सभी लोगों को सिखाया। साथ ही साथ जितना भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो लिखा गया है ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है। तो अब देखते हैं जो हम लोग आपका वेद है, ठीक है, मैंने आपको कब बताया कि ये इसका कंपाइलेशन टाइम क्या था, कब से कब लिखा गया था। तो ये 1500 से लेकर के 600 BC के बीच में आपका लिखा गया था, ठीक है, जितना भी वेद है। तो अब इसको जो हम लोग है इसको फर्दर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। इस टाइम पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, याद रखिएगा। इसको किस में डिवाइड किए, एक किए हम लोग अर्ली फेज या फिर अर्ली वेद जिसको बोलते हैं हम, अर्ली पीरियड बोल सकते हैं आप लोग, और एक था लेटर फेज या फिर लेटर पीरियड बोलिए, लेटर पीरियड, ठीक है। अर्ली फेज में जो आपका कंपाइल हुआ था इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड आपका कब से कब, ये आपका 1500 से लेकर के आपका कब तक है, तो ये 1000 BC तक। कब तक, 1500 से लेकर के 1000 BC तक, ये आपका टाइम फ्रेम है अर्ली पीरियड का, ठीक है, अर्ली वैदिक एज का। आप इसको अर्ली वैदिक एज भी बोल सकते हो। बाद में जो लेटर वैदिक एज था या लेटर पीरियड था, ये था आपका 1000 से लेकर के 600 BC तक, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक, ये आपका लेटर पीरियड था। अर्ली पीरियड जो हुआ था इसमें आपका डिवाइड किया गया था, जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्ली पीरियड में 1500 से जो 1000 BC था,
ये आपका सप्त सिंधु वाला एरिया था जो कि मैंने आपको दिखाया, पंजाब हरियाणा वाला रीजन। और यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा गया था, ये लिखा गया था ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका कहाँ लिखा गया, तो याद रखिएगा सप्त सिंधु वाला, आपको मैं लिख देता हूँ सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु वाले एरिया में आपका ऋग्वेद लिखा गया था। सबसे पहले जो आपका लिखा गया था ये सप्त सिंधु वाले एरिया में लिखा गया था। ऋग्वेद में आपका जो जितना भी आपका हाइम्स है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइम्स हो गया, जिसमें टोटल आपका कितना है, तो आपका टोटल है 10,1028। ठीक है, ये आपका हाइम्स है। साथ ही साथ आपका इसमें 10,600, आपका टोटल 10,600 वर्षास है। और इसमें टोटल 10 मंडल है, याद रखिएगा। यानी कि टोटल 10 चैप्टर आपका इसमें, आप बोलिए 10 चैप्टर बोलिए, 10 बुक में से डिवाइड करके लिखा गया ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में इंपॉर्टेंट है कि आपका कब इसका कंपाइल किया गया था, तो इसे 1500 से 1000 BC में लिखा गया था आर्यन लोग के द्वारा। और फिर ये जो लिखा गया था ये किस जगह लिखा गया था, ये सप्त सिंधु वाले एरिया में लिखा गया था, जिसमें कि ऋग्वेद में हम लोग को टोटल 1028, ठीक है, हाइम्स है, और आपका 10,600 वर्षाज है, और 10 मंडल में टोटल ऋग्वेद लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कई जगह ऐसा भी मेंशन किया हुआ है कि आप जितना जो, क्योंकि ये सप्त सिंधु वाला एरिया था, तो इसमें कई जगह ऐसा मेंशन किया हुआ है कि अगर आप सरस्वती रिवर के किनारे वो मंत्र उच्चारण करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब ऋग्वेद में जो है ना सबसे ज्यादा जो रिवर का आपका, एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंस था वो आपका था सरस्वती रिवर का। ठीक है, सरस्वती रिवर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखता है ऋग्वेद में। बाकी बात जो लेटर वैदिक पीरियड था आपका कब से कब, तो आपका 1000 से लेकर 600 BC में, तो इसमें आपका बचे हुए 3 वेद, ठीक है, 3 वेद और एक उपनिषद, याद रखिएगा, एक उपनिषद का इसमें कंपाइलेशन किया था, एक उपनिषद इसमें लिखा गया था। तो आपसे अगर जानते हैं हम लोग कि टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो ये अर्ली पीरियड में लिखा गया था, अर्ली पीरियड, या फिर आप बोल सकते हो इसे अर्ली वैदिक पीरियड में। तो ये कब से कब पीरियड था, 1500 से 600 BC। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1500 से लेकर के आपका 1000 BC, ठीक है, सॉरी 1000 BC के बीच में आपका लिखा गया था ऋग्वेद। फिर लेटर वैदिक पीरियड कब से कब, तो 1000 से लेकर 600 BC में आपका 3 वेद, बचे हुए 3 वेद थे, और एक उपनिषद का कंपाइलेशन हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। हम लोग आगे देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब पहले हम लोग ऋग्वेद को देखते हैं। इस टाइम के अर्ली पीरियड के समय में लोगों को क्या सोशल कल्चर हुआ करता था, किस तरह के लोग अपना जीवन यापन करते थे, ये सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो मैं बता देता हूँ ऋग्वेद से रिलेटेड। ये भी जितने वेद हैं, ठीक है, ये टोटल जो 4 वेद हैं, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में, याद रखिएगा, ये टोटल ये जितने भी वेद है ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चारों वेद जो है आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम जो आपका गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ये जो है आपका ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद का कितना मंडल, तो तीसरा मंडल, अब इसको मैं 3rd चैप्टर बोलूँ आपका, तो ये आपका ऋग्वेद का तीसरा मंडल में आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जो कि आपका सावित्री गॉडेस को डिनोट होता है। ठीक है, वो हम लोग जो सावित्री माँ के लिए आपका जो उच्चारण करते हैं गायत्री मंत्र, तो वो किस में लिखा हुआ था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि जो आपका गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद का, तो वो आपका तीसरा मंडल का ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। और वेद का मतलब हो जाता है आपका नॉलेज पार एक्सीलेंस, मतलब नॉलेज का आपका एक भंडार है, समझिए वेद। तो ये थी बात आपकी ऋग्वेद के इंपॉर्टेंट जो भी थी, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इस समय के जो लाइफ हुआ करता था, इस समय के जो पीपुल हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, वो किस तरह के हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड क्या जो आपका पीपुल हुआ करते थे, लोग क्या था। तो एक्चुअल में जो इस समय का था ना, तो इस समय के क्लैन बेस्ड किंगशिप हुआ करती थी, यानी कि इस समय कोई राजा नहीं हुआ करते थे, आपका एक कम्युनिटी होता था और उसका एक हेड होता था और वही अपने पूरे कम्युनिटी को देखता था, यानी कि देखता था, प्रोटेक्ट करता था। और जो कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे वो अपने हेड के, जिसको कि राजन के नाम से जानते थे, ठीक है, जो क्लैन हुआ था तो उसके हेड को राजन, RAJN के नाम से जानते थे। तो उसके लिए वो बहुत ही लॉयल हुआ करते थे, वो जितना भी अपने बातें हुआ करता था वो अपने राजन को बताते थे, सब कुछ अपने बारे में बताते थे कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या है नहीं है, सब कुछ बताते थे। साथ ही साथ राजन जो हुआ करते थे आपको गौपति हुआ करते थे, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ गांव,
जितने भी गाय हुआ करती थी इस समय, वो राजन इसके प्रोटेक्ट करते थे। क्योंकि आपका अर्ली वैदिक पीरियड में जो आपका लाइफ हुआ करता था, ये आपका किस पे बेस्ड था, ये आपका पास्टोरल लाइफ, देखिए ठीक है, पास्टोरल लाइफ, यानी कि आपका इस समय के लोग जो हुआ करते थे ये चरवाहा टाइप के होते थे, यानी कि वो इधर उधर गाय और कैटल्स को चराते थे और अपना लाइफ को जीते थे। इसीलिए ऋग वैदिक वेद में भी आपको दिखेगा कि इसमें आपका एनिमल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो है काउस का, गाय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है हम लोग को ऋग वेद में। इस समय के जो लोग हुआ करते थे एक्चुअली में क्या करते थे ना कि उनका गाय जितना हुआ, जैसे कि अगर आप हैं तो आपके पास 100 गाय है और आपके बगल वाले के पास 10 गाय है, तो आप अमीर माने जाते थे। उस समय के कम्युनिटी में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था वो सबसे ज्यादा वेल्दी या रिच माना जाता था। और साथ ही साथ इस समय जो था आपका पहला, आपको जिसको कि मैं बोलूँ ऑक्यूपेशन बोलूँ, प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, ये आपका जो था आपका कैटल ब्रीडिंग था, यानी कि गाय को रखना, उसके साथ कैटल्स को लेके जितना भी उसके साथ प्रैक्टिसेस होता था उसको प्राइमरी ऑक्यूपेशन माना जाता था। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होता था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है, खेती बाड़ी को वो सेकेंडरी काम मानते थे। जो पहला था वो अपना गाय के प्रति, जानवरों के प्रति था, तो उसका याद रखिएगा कैटल ब्रीडिंग इसका फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। इस समय के जो वार हुआ करते थे, लड़ाई हुआ करता था, वो आपका मेनली जमीन के लिए नहीं, ठीक है, इस समय के जो वार होता था वो जमीन के लिए नहीं बल्कि आपका कैटल्स के लिए, जानवरों के लिए लड़ाई होता था, जिसको कि हम लोग गविष्टि बोलते थे, ठीक है, वार ऑफ कैटल के लिए लड़ाई होता था कि अब लड़ाई करते थे कि हम तुम्हारा गाय को ले लेंगे या फिर ऐसे करके लड़ाई हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा कि ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में आपका जो वार होता था वो किसके लिए होता था, तो गांव के लिए होता था, जानवरों के लिए हुआ करता था, जिसको कि हम लोग गविष्टि बोलते थे। इस समय की सोसाइटी के बारे में जो है कि इस समय के सोसाइटी में मेल डोमिनेंस होता था, यानी कि पुरुष प्रधान। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े कि उस टाइम पे क्या था कि स्त्री प्रधान था। उस समय जगह पे हम लोगों को कई जगह ऐसा एविडेंस मिला, मदर गॉडेस कल्ट का ऐसा एविडेंस मिला है, किससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय स्त्री प्रधान था, स्त्री का अच्छा खासा स्टेटस था। लेकिन आपका अर्ली वैदिक पीपुल के समय में, ठीक है, इस टाइम के एज में आपका मेल डोमिनेंस था, पुरुष प्रधान था। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी यहाँ की महिलाएं हुआ करती थी उसको एक अच्छा खासा इज्जत दिया जाता था। साथ ही साथ जितना भी आपका कम्युनिटी में डिसीजन लिया जाता था आगे के लिए, तो उसमें आपका महिलाएं को बुला करके उसके डिसीजन को बहुत ही मेन माना जाता था। उस समय पूछते थे कि आपकी महिलाएं को बैठाते थे सभा में और पूछते थे कि ये हम लोग ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, क्या ये सही है, तो वो बोलती थी, अगर महिला डिसीजन देती थी कि हाँ ये सही है तो उसे वो मानते थे। साथ ही साथ इस समय के पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, महिलाओं को एक हायर एजुकेशन, यानी कि वो जितना भी पढ़ना चाहती है उसको उतना पढ़ना अलाउ था। साथ ही साथ विडो री मैरिज, यानी कि अगर किसी महिला का विधवा हो जाती है, उनके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं, तो उनके जो बड़े भाई या छोटे भाई हुआ करते थे उनके साथ, मेनली बड़े भाई के साथ ही, ठीक है, उनके साथ री मैरिज यानी कि फिर से शादी करा दिया जाता था। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखता है अर्ली वैदिक पीरियड में कि इस समय जो थी आपका बच्चियों की, यानी कि आप बोल सकते हो जब तक गर्ल मैच्योर नहीं होती थी तब तक शादी नहीं हुआ करता था, इसमें चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं था। तो ये सब चीज दिखाता है कि कितना अच्छा उस समय की सोशल लाइफ हुआ करता था। मेल डोमिनेंस, पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी इस समय की महिलाओं का क्या रेस्पेक्ट हुआ करता था आपका। साथ ही साथ आपका ये नेचर ऑफ जो वर्क था, इससे क्लासिफिकेशन था जो इस सोसाइटी में जो आपका मेनली हम लोग को दिखता है ऋग वैदिक पीरियड के समय में, अर्ली वैदिक पीरियड के समय में, कि जो कास्ट नहीं था, कोई भी जाति प्रधान नहीं हुआ करते थे। जैसे कि ब्राह्मण है तो वो ऊपर स्टेटस हो गया, शूद्र है तो नीचे हो गया, इस टाइप का नहीं था। इस टाइम पे जो हुआ करता था कि इनके वर्क पे डिपेंड होता था कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। अगर आपके बेटे, ठीक है, अगर आपका बेटा है कोई और वो आपका रक्षा का काम कर रहा है, आर्मी में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। उसी तरह अगर उसका कोई बेटा है और वो आपका बिजनेस कर रहा है तो वो आपका वैश्य हो जाएगा। और कोई आपका घर में है जो कि सर्विस का काम कर रहा है, आप ही के घर में है जो आपका सर्विस है, जैसे कि आपकी माँ, ठीक है, वो आपका घर में क्या करती है, काम करती है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो आपका शूद्र में आ जाती थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये था उस समय वर्ण सिस्टम, यानी कि एक ही घर में आपके चारों वर्ण के लोग मिलते थे। ब्राह्मण में एक्चुअल में आपका जो आते थे प्रिस्ट, स्कॉलर, टीचर, जो टीचर हुआ करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। जो रूलर हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर के किंग हुआ करते थे, जो कि आपका क्षत्रिय के अंदर आते थे।
ठीक है। इस समय एक्चुअल में ये कास्ट नहीं है कि ब्राह्मण आपका जात हो गया, कास्ट हो गया, क्षत्रिय कास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपके बेटे हैं, आपका किसी का बेटा अगर वो एग्रीकल्चर करना चाह रहा है तो वो आपका वैश्य के अंदर आ जाएगा। अगर उसकी माँ आपका टीचर है तो आपका ब्राह्मण के अंदर आ जाएगी। यानी कि एक ही घर में आपका ये चारों वर्ण मतलब मिल जाता था उस टाइम पे। जिसमें कि आपका ब्राह्मण में स्कॉलर टीचर सब आते थे, जो पूजा पाठ करवाने के काम, या फिर जो टीचर होते थे जो पढ़ाया करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। साथ ही उसमें जो रूलर हुआ करता था, जो रूल करता था, वॉरियर, आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो रूल करते थे, किंग हो गए, ये सब आपका क्षत्रिय के अंदर आ जाते थे। वैश्य में आ जाते थे जो कि बड़े बड़े आप एग्रीकल्चर करने वाले, जिसका कि एग्रीकल्चर है वो खेती करते थे, साथ ही साथ वो बिजनेस किया करते थे, वो आपका वैश्य के अंदर। और शूद्र में आ जाते थे लेबर क्लास, जिनके पास जगह जमीन नहीं हुआ करते थे, लेबर का काम करते थे और सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, किसी भी चीज में जरूरत है किसी चीज की काम करने में तो उसमें वो हेल्प करते थे, तो वो शूद्र के अंदर आ जाते थे। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, जो कि मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड कब से कब, तो 1000 से लेकर के आपका 600 बीसी, यानी कि 600 बीसी बोलिए, ईसा पूर्व बोलिए, इस टाइम पे फिर धीरे धीरे ये वर्ण सिस्टम जो था आपका नेचर ऑफ वर्क से कास्ट बेस्ड में बन गया। यानी कि जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य का वैसे ही रहेगा। इसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे कि किस तरह से फिर आपका सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आया। पहले के कितने से सोसाइटी हुआ करती थी, जो भी आपका ब्राह्मण बनना है, जो उसको टीचर बनना है तो वो ब्राह्मण में आ जाते थे कैटेगरी में। अब उसका बेटा को मन कर रहा है कि हम टीचर नहीं बनेंगे, हमको क्या करना है, तो हमको आर्मी में जाना है, तो वो आपका क्षत्रिय में आ जाते थे। इसी टाइप का आपका उस समय सोसाइटी में डिवीजन हुआ करता था। अब देखिए, आपको मैंने ये बताया था, ये तो बात थी सोसाइटी के बारे में कि किस तरह का सोसाइटी हुआ करता था। इस समय के जो आपका, मैंने इसको आपको डिस्कस कर ही दिया आपका, कि इस टाइम पे जो मेनली था आर्यंस लोग जो आए थे इस एरिया में, तो इस समय के जो लोकल यहाँ के कम्युनिटी हुआ करते थे ये संस्कृत सीखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और भी सारे इनको ये पसंद नहीं आते थे, तो ये लोग सोचे कि 10 किंग, यहाँ के जो लोकल किंग थे, इन्होंने सोचा कि हम आर्यंस को मिलकर हरा देंगे और इसे यहाँ से फिर से भगा देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। ये 10 किंग मिल के आए, लेकिन ये खुद ही हार गए और आर्यंस जीत गए। ठीक है, जिसको कि वो भारत ट्राइब्स बोलते थे। आर्यंस के जो ट्राइब हुआ करता था कम्युनिटी, वो भारत ट्राइब जीत गए। किसके विरोध में, तो ये 10 किंग को हरा करके। ठीक है, जिसको कि हम लोग 10 राजन वार भी बोलते हैं, 10 राज वार जो बोलते हैं, 10 राजन का वार, हमारे 10 राजा के जो वार हुआ था इसमें आपका जीत गए थे। साथ ही साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन से रिवर के किनारे थे। ये याद रखिए, रवि रिवर, ठीक है, जो है वो आपका सब सिंधु के एरिया में, ये यहाँ पे वार हुआ था, लड़ाई हुई थी। साथ ही साथ इस समय की इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि इस समय के लोग जो थे वो किस तरह से आदान प्रदान करते थे, किस तरह से उनका बिजनेस होता था और कैसे वो लोग लेन देन किया करते थे। तो क्योंकि इस टाइम पे क्वाइंस, ठीक है, जो सिक्के हुआ करते थे, पैसा की इस समय ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग समय क्वाइंस हुआ करता था, वो पैसा दे करके कुछ सामान लेते थे या आदान प्रदान करते थे। इस समय जो था ये बार्टर सिस्टम था। यानी कि ये अगर कोई 1 किलो आपका अनाज ले रहा है तो उसके बदले वो दूसरा 1 किलो अनाज दे देता था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एक अनाज के बदले एक अनाज आदान प्रदान किया जाता था, सेम वैल्यू का प्रोडक्ट। साथ ही साथ इस समय ऋग्वेद के समय एविडेंस दिखता है, हम लोग को मिलता है कि इस समय गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, यानी कि सोने के जो जेवर हुआ करते थे उसका आपका वैल्यू निकाला जाता था, फिक्स वैल्यू किया जाता था कि एक गाय के लिए इतना सा सोना है। यानी कि अगर आपको किसी को गाय लेना है तो इतना सोना वो देते थे, मतलब आदान प्रदान हुआ करता था। किसी का एक वैल्यू फिक्स किया गया था कि इतना सोना का कीमत एक गाय है, इतना गाय का कीमत एक सोना। किसी को सोना चाहिए तो वो अपना एक गाय दिया करते थे, किसी को गाय चाहिए तो वो इतना सोना दिया करते थे। इस सबसे क्या पता चलता है कि इस समय बार्टर सिस्टम था कि जितने जिसको भी चाहिए वो आदान प्रदान करते थे। साथ ही साथ इस समय आपको बताया मैंने कि कोई कॉइन्स का एविडेंस नहीं मिलता है। इस समय कोई टैक्स का भी नहीं था। जो आज हम लोग को भी कमाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं उसमें हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उस समय जो था आपका किंग हुआ करते थे, जो राजन्स हुआ करते थे, वो लोग टैक्स नहीं लेते थे। उस समय क्या था, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता था। यानी कि जो भी आपके फार्मर्स होते थे, जो अपना पेशा का काम करते थे, उनसे जो उनको प्रोड्यूस होता था वो अपनी खुशी खुशी जाकर के अपने राजेंस को, यानी जो क्लैन के जो हेड हुआ करते थे, उसको जाकर के देते थे। इसके बावजूद आपके जो क्लैन के हेड राजन्स हुआ करते थे वो इसे सब पूरी तरह से नहीं लेते थे। उनको लिए जितना यूज था वो रखते थे, बाकी बात वो फिर से लौटा देते थे। ठीक है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने प्रजा को, या फिर जितने लोग कम्युनिटी थे उसको दे देते थे कि मेरी इतनी ही जरूरत है, अब मैं इसे नहीं रखूंगा, आप लोग रखिए। फिर बाद में इसी तरह करके कम्युनिटी उनका चलता था। साथ ही साथ इस एज में हम लोगों को कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज मिलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग हुआ करते थे वो कॉपर के मेटल हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, इसका यूज हम लोग किया करते थे।
अब देखते हैं हम लोग रिलीजन, ठीक है, वो लोग किस तरह के धर्म को फॉलो किया करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो किस तरह से धर्म को फॉलो करते थे, उनकी क्या क्या फिलॉसफी हुआ करती थी। तो ये लोग जो थे ये नेचुरल जो फेनोमिना था उसको, जैसे कि आपका बिजली कड़कना, तो उसको पूजा करते थे। फिर आपका धरती को पूजा करते थे, अग्नि को पूजा करते थे, इस टाइप के ये लोग को पूजा किया करते थे। तो मेनली इस टाइम पे आपका 3 को गॉड में डिवाइड किया गया था। एक था टेरेस्ट्रियल गॉड, एटमॉस्फेरिक गॉड, एक हेवनली गॉड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल गॉड यानी कि पृथ्वी, सोम, अग्नि, ठीक है, इसके अंदर आपका पृथ्वी, सोम, अग्नि आता था टेरेस्ट्रियल गॉड के अंदर। एटमॉस्फेरिक गॉड यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें आपका आ जाते थे इंद्र, वायु और मरुता, ये आपका गॉड हुआ करते थे। एटमॉस्फेरिक वातावरण के इसके भगवान बोल सकते हैं आप। और हेवन यानी कि जो स्वर्ग के थे उसमें आपका आते थे वरुण, सूर्य और उषा, ये आपके हेवन के गॉड होते थे। यानी कि आपका मैं बोलूँ कि हेवन मतलब कि स्वर्ग के ये सब गॉड होते थे। इतने सारे जो भगवान थे, इसमें जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिखता है हम लोग को ऋग्वेद में, ये आपका दिखता है वरुण, इंद्र और अग्नि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखता है। वरुण यानी कि स्काई और वाटर के भगवान, जो आपका पानी बोलो, जल और गगन बोलो या फिर आप आसमान बोलो, इसके जो देवता थे वरुण, उसकी सबसे ज्यादा हम लोग को इंपॉर्टेंस दिखता है। साथ ही साथ इंद्र का हम लोग को इंपॉर्टेंस मिला है इसमें, जो कि गॉड ऑफ वार, जहां भी वार होता था वहां इंद्र का दिखता था कि इंद्र का वहां पे बुलाया जाता था। जैसे कि बोलते थे कि इंद्र का नमन करते थे, इस टाइप का यहाँ पे एविडेंस दिखता है हम लोग को। साथ ही साथ आपका इंद्र को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, ठीक है, पुरंदर बोला जाता था। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, बड़े बड़े किला को जो ध्वस्त करने वाला वो इंद्र हुआ करते थे, इंद्र भगवान। और अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर, यानी कि जो आग होता था, अग्नि होता, उसके जो भगवान थे उसे अग्नि बोला जाता था। ये 3 गॉड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखता है हम लोग को ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप पढ़ोगे तो इसमें सबसे ज्यादा इन लोगों का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, इन लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि ये 3 गॉड यानी कि वरुण, इंद्र और अग्नि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था आपका ऋग्वेद में, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। इस समय जो थे आपका हाइम्स यानी कि जो मंत्र उच्चारण किया जाता था और जो पूजा पाठ किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, इसमें आपका दूध, घी, वेजिटेबल, ग्रेन्स का सेक्रीफाइसेस दिखता है, यानी कि इसकी आहुति दी जाती थी। ये सब चीज का हम लोगों को आपका ऋग्वेद में यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में एविडेंस मिलता है कि इस समय के जो लोग हुआ करते थे यज्ञ किया करते थे और उसमें आहुति दिया करते थे, डालते थे। क्या क्या डालते थे? तो घी, दूध, सब्जी, अनाज, जो भी होता था उससे रिलेटेड, जिसकी पूजा की जाती थी, पूजा अर्चना की जाती थी, उससे रिलेटेड उसमें आपका यज्ञ में आहुति दिया करते थे। तो ये थी बातें आपका जितना भी मैंने बताया ऋग्वेद के बारे में, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि आपका कब से कब है, याद रखिएगा इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका 1500 BC से लेकर के आपका 600 BC आपका हो जाता है क्या, ये हो जाता है पूरा आपका पीरियड वैदिक एज का, जिसमें कि मैंने बताया इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आपका 1500 से लेकर के 1000 BC तक, ठीक है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसमें कि ऋग्वेद लिखा गया। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कब से कब, तो 1000 BC से लेकर के, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC तक में के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उस समय आपका बचे हुए 3 वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद को लिखा गया, किस किस एरिया में लिखा गया, और उस समय के जो लोग थे यानी लेटर वैदिक पीरियड के पीपुल और अर्ली वैदिक के पीरियड के पीपुल में क्या अंतर दिखा, हम लोग किस तरह से आपका जो वर्ण का सिस्टम था वो धीरे धीरे कास्ट बेस्ड, यानी कि जो ब्राह्मण, आपको मैंने बताया कि जो आपका टीचिंग का फॉलो करते थे वो ब्राह्मण हो जाते थे, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड में दिखता है हम लोग को एविडेंस की वो जो ब्राह्मण थे वो बाय बर्थ ब्राह्मण हो गए, यानी उसके बेटा ब्राह्मण ही रहेंगे, वैश्य के बेटा वैसे ही रहेंगे। ये सब में चेंजेस दिखा। तो ये सब को हम लोग आपका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो यानी कि मंडे को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको फिर से रिवीजन कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और जिसके नोट्स को मैं आपके टेलीग्राम यानी कि प्रिपरेशन हंट ऑफिशियल टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, मैं इसका नोट्स को वहाँ डाल दूंगा। साथ ही साथ आपका हंट प्रिपरेशन आपका इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ की आप फॉलो करके आप डेली मोटिवेशन और करंट अफेयर को देख सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।